Welcome back, students. Today we are going to discuss the last topic of the chapter, that is reproductive health. तो reproductive health में basically हम दो चीज़ों को discuss करेंगे, that is sexually transmitted diseases and the methods of contraception. चलिए, तो actually जैसे reproductive health के topic की requirement हमें क्यों है, this is basically the part of the sex educations. ऑब्वियसली जैसे कि पिछले कुछ क्लासेस में हमने रिप्रोडक्शंस के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया. हमने एज ऑफ प्यूबर्टी डिस्कस की इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने वो किया, डिस्कस किया. तो ऑब्वियसली हमने देखा था कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी द सेक्स ऑर्गन बिकम्स फंक्शनल, यानी जो कि फीमेल में 10 to 12 ईयर्स के एज में होती है और मेल में 13 to 14 ईयर्स. इस एज में क्या है कि सेक्स ऑर्गन फंक्शनल हो गए. सेक्स ऑर्गन फंक्शनल हो गए मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में गैमेट्स यानी कि स्पर्म और एग सेल की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. और जब स्पर्म और एग सेल यानी गैमेट की फॉर्मेशन शुरू हो गई तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन हो सकती है. बट एक्चुअली सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या है? सेक्सुअल मैच्योरिटी इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस जस्ट लाइक द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. आप इमेजिन करो कि अगर 13 और 14 ईयर्स की एज में, जैसा कि पहले इंडिया में एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम थी, अभी भी कुछ एरियाज़ में है ऐसा, चाइल्ड मैरिज. तो चाइल्ड मैरिज के केसेस में क्या है कि एक गर्ल है 13 to 14 ईयर्स की और इसी रेंज में मान लो 15-16 ईयर का बॉय है, उनकी मैरिज हो गई. ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन हो सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन हो सकती है, बिकॉज वी नो दैट कि सेक्सुअल इंटरकोर्स लीड्स टू प्रेगनेंसी अगर एवरीथिंग इज नॉर्मल. तो अब आप इमेजिन करो कि एक 14-15 ईयर्स की गर्ल चाइल्ड बियर करती है और फिर वो मतलब मदर बन जाती है. तो एक 15 ईयर्स की गर्ल जो ऑलरेडी अभी उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है और उस कंडीशंस पे उसकी बॉडी एक दूसरे बॉडी को अपने अंदर सपोर्ट कर रही है. तो ये काफ़ी एक अजीब सी बात लगती है, बिकॉज अभी तो वो खुद ही एक अंडर एज है, अभी उसकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है और उस कंडीशन पे उसकी बॉडी के अंदर एक और बॉडी की ग्रोथ हो रही है. फिर अगर हम मेल के केस में मतलब बात करें तो ऑब्वियसली एक 15-16 साल का एक जो मतलब लड़का, एक जो बॉय है, वो मेंटली फिट नहीं है कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर कर सके. एक बच्चे को पालना, उसको प्रॉपर ढंग से उसकी केयर करना, उसके कैरियर के बारे में सोचना. अभी तो एक 15-16 ईयर्स के बॉय के मतलब कैरियर के बारे में आप क्या इमेजिन कर सकते हो? अभी तो अपने कैरियर के बारे में अभी वो सोच रहा है, अभी उसको बनाने की कोशिश कर रहा है और उस केस में उसके ऊपर एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. तो जैसा कि ओल्डन डेज में अक्सर होता था. तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं. और ऑब्वियसली अगर मान लो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है इस एज में और विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रोटेक्शंस, अगर किसी एक में मान लो किसी तरह की कोई डिजीजेस हैं तो ऑब्वियसली वो फिर दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो जाती है. तो दैट टाइप ऑफ डिजीजेज विच आर ट्रांसफर टू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. आज की डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड एड्स एक बिग प्रॉब्लम है. और एड्स कैसे फैलता है? द मेजर कॉज इज द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. हेपेटाइटिस बी, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिनकी हमारे पास, इन दोनों की हमारे पास कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. ना तो हेपेटाइटिस बी की हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है और ना ही हमारे पास एड्स की कोई ट्रीटमेंट है. ठीक है. तो और ये सारी डिजीज़ है. इसके अलावा और भी काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, जैसे आपको सिफिलिस है, जेनाइटल वार्ड्स है और इसके अलावा आपको गोनोरिया है. ये सारे क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलते हैं. तो दीज आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. तो हम ये डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक में. हम क्या डिस्कस करेंगे? दो चीज़ें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पहली चीज़ हम जो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. चलिए, कैसे डिफाइन करेंगे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को? दोज डिजीजेज which are transmitted through sexual contact are called sexually transmitted diseases.
are called sexually transmitted diseases. In short, they are STDs, or another name is venereal diseases. आप इनको बोल सकते हैं venereal diseases. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एसटीडी और वेनेरल डिजीजेज. अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज के जो रीजन्स हैं हमारे पास, चाहे तो ये बैक्टीरिया के थ्रू होंगी मेनली, या फिर वायरस के थ्रू होंगी. तो हम ये देखते हैं कुछ इसमें डिजीज़ की हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ हैं और कौन कौन से वायरल डिजीज़ हैं. तो देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हमारे पास बैक्टीरियल एंड वायरल दोनों के बारे में हम देखते हैं. एसटीडीज़ की हम बात करते हैं. 2 टाइप ऑफ एसटीडीज़. पहला कौन सा? बैक्टीरियल, और दूसरा वायरल. कुछ एग्जांपल लेते हैं, हम इनका समझते हैं. फर्स्ट, इन केस ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, दैट इज गोनोरिया. चलिए, अब ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, निजेरिया गोनोरियाई, उससे होता है. और इसमें क्या होता है कि जैसे जो जेनाइटल एरिया है वहाँ पे अल्सर टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप होती है. पहले क्या होता है कि जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज में जैसे कि डिस्चार्ज के अंदर पस कंटेनिंग सेल्स होते हैं, बड़ी मतलब बदबू आती है. और उसके बाद से फिर जो क्या होता है कि मतलब जेनाइटल एरिया में आपको अल्सर डेवलप होते हैं, पेन होता है, और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन. यूरिन की दैट इज़ कॉल्ड मिक्चुरेशन. यूरिन मतलब पास आउट करने के प्रोसेस को हम यूरिनेशन या मिक्चुरेशन बोलते हैं. तो मिक्चुरेशन के प्रोसेस में काफ़ी बर्निंग सेंसेशन होती है जेनाइटल एरियाज़ में. और ट्रीटमेंट नहीं हुई तो इस तरह के जो मतलब पस कंटेनिंग सेल्स है पूरी बॉडी पे फैलने लगते हैं जेनाइटल एरिया के साथ, और वो एक तरह से डिकम्पोजिशन होने लगती है सेल्स की, बॉडी के एरियाज की. और बट लकली इसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हम इसको ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं. तो गोनोरिया कॉज्ड बाय बैक्टीरियम. कौन सा बैक्टीरियम? नाइजीरिया गोनोरियाई. सिम्टम्स क्या होंगे इसमें? डिस्चार्ज कंटेनिंग पस सेल. हिंदी में जिसको मवाद बोलते हैं, येलोइश टाइप का सिक्रेशन होता है, दैट इज पस सेल. फिर पेन अराउंड जेनाइटेलिया या जेनाइटल एरिया, बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनेशन. बट ट्रीटमेंट इसकी हम इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, दैट इज सिफिलिस. सिफिलिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो ट्रिपोनेमा पैलिडम नाम के एक बैक्टीरिया से होती है. कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ट्रिपोनेमा पैलिडम. इसमें क्या होता है, इसमें भी अल्सर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जेनिटल एरिया में, बट पेनलेस अल्सर. स्टार्टिंग में पेन नहीं होता और बाद में लेटर स्टेज में फिर ये ब्रेन को, हार्ट को, बाकी भी बॉडी के वाइटल ऑर्गन को डैमेज करने लगता है. तो ऑब्वियसली इसमें भी दोनों में से ही अगर आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर ढंग से नहीं हुई तो डेथ हो सकती है, बट इन दोनों डिजीज़ की ट्रीटमेंट हो जाती है आसानी से. तो पेनलेस अल्सर इन जेनाइटल एरिया, लेटर क्या होगा, पैरालिसिस हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट डैमेज, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं.
ये तो हो गया बैक्टीरियल डिजीज का। अब हम कुछ वायरल डिजीज की बात कर लेते हैं। तो वायरल डिजीज में हमारे पास पहला हम देखते हैं जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स, अब देखिए ये HPV नाम का एक वायरस होता है, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, जेनाइटल एरिया पे पहले और पूरी बॉडी के ऊपर वार्ड्स डेवलप होते हैं। वार्ड्स का मतलब होता है कि एक रफ एरिया, एक हार्ड रफ एरिया, जैसे इस तरह की स्ट्रक्चर आपको बॉडी के ऊपर डेवलप हो गई, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप हो गई, और ये हार्ड होता है, काफ़ी रफ होता है, और तो इसलिए हम इसको जेनाइटल वार्ड बोलते हैं। पहले जेनाइटल एरियाज में डेवलप होता है और बाद में पूरी मतलब बॉडी पर डेवलप होता है। इसमें अगर ट्रीटमेंट नहीं हुई या वैसे पर्सन जिसमें इस तरह की डिजीज की हिस्ट्री है, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर रिलेटेड टू जेनाइटल एरियाज। जैसे इसमें पर्सन को आगे चल करके अगर ऐसा ये बार बार हो रहा है या फिर इसमें ट्रीटमेंट नहीं हो रही, तो इट मे लीड्स टू पेनाइल कैंसर, पेनिस में कैंसर हो जाता है, पेनाइल कैंसर। इसके अलावा फिर जो डिफरेंट टाइप के जो फीमेल में जो कैंसर्स होते हैं, दैट इज मतलब वेजाइनल कैंसर, एनल कैंसर, डिफरेंट तरह की कैंसर्स की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। तो पहले इसमें कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, that is HPV. Symptoms: warts develop ऑल ओवर बॉडी। पहले तो जेनिटल एरियाज में होगा, इसके अलावा फिर बॉडी पे पूरी स्किन पे हो जाएगा, ऑल ओवर स्किन। लेटर लीड्स टू वजाइनल, एनल और पेनाइल कैंसर। ये इसके सिम्टम्स हो गए। नाउ द सेकेंड, दैट इज एड्स। काफ़ी कुछ इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। एड्स, अब एड्स कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दैट इज HIV, caused by HIV, not only through the sexual contact, और भी डिफरेंट मेथड से जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, एक ही तरह का सिरिंज जो इंट्रावेनस इंजेक्शन ड्रग्स के लेते हैं, तो एक ही सिरिंज काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, दे आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ एड्स, उनको एड्स होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और फिर और भी जैसे मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई किसी पेशेंट को और जो मतलब डोनर है उसको ऑलरेडी एड्स है, फिर अगर मदर को है तो जो उसकी बॉडी के अंदर मान लो किसी चाइल्ड की डेवलपमेंट हो रही है तो मतलब प्रेग्नेंट मदर को हो सकती है, प्रेग्नेंट मदर से उसके मतलब चाइल्ड को हो सकती है। तो डिफरेंट इसके मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है। हाँ, एड्स ऐसी कोई छुआछूत जैसी कोई डिजीज़ नहीं है जिसके किसी एड्स के पर्सन के साथ उठने बैठने से बात करने से कोरोना की तरह ऐसा नहीं है कि आपको हो जाएगा। जब तक उसकी बॉडी का कोई भी लिक्विड आपकी बॉडी में एंटर नहीं करेगा तब तक होने के चांसेस नहीं है। एड्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक तो इसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इनक्यूबेशन पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग। इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि एक डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर कर गया, अब बॉडी में एंटर करने के बाद कितने समय बाद वो अपने सिम्टम्स जनरेट करना शुरू करेगा, सिम्टम्स आने शुरू होंगे, दैट पीरियड इज कॉल्ड इनक्यूबेशन पीरियड। एड्स के केस में इनक्यूबेशन पीरियड इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, इट इज़ फ्रॉम 6 months टू अप टू 10 years। कुछ केसेज में 10 years तक सिम्टम्स जनरेट नहीं होते। अब मान लो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एड्स है और उसको खुद ही नहीं पता और उसकी लाइफ स्टाइल अगर इस तरह की है तो इस बीच में वो काफ़ी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगा, काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन वो पहुंचा चुका होगा, उसे खुद ही नहीं पता उसे एड्स है। उसके बाद फिर सिम्टम जनरेट होने शुरू होंगे। अब सिम्टम जनरेट होने शुरू होंगे तो किसी भी डिजीज़ के सिम्टम पहले सिंपल तरह के ही होते हैं। एड्स इज बेसिकली नॉट अ डिजीज़, एड्स कोई डिजीज़ नहीं है। एड्स का वायरस क्या करता है, दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये हमारे इम्यून सिस्टम को किल करता है, इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इम्यून सिस्टम इज़ द मेन थिंग टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अगर यही नहीं होगा, इमेजिन करो किसी कंट्री को के पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी अपनी आर्मी नहीं है। कल को मान लो हमारे PM ने बोला कि चलो भाई हम मतलब गांधी जी के मतलब देश से आते हैं, हम अहिंसा के धर्म को फॉलो करते हैं, आर्मी वालों को छुट्टी दे दो, जाओ जी घर बार जाओ, खेती बाड़ी करो, लड़ाई झगड़ा करने का क्या फ़ायदा है, अहिंसा
हिंसा करना अच्छी बात नहीं है, अहिंसा के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। आपको क्या लगता है उसके बाद हम 2 मिनट भी सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। 2 मिनट में जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ग्रेट कंट्रीज़, पाकिस्तान वगैरह, चाइना, 2 मिनट में आपको ले लेंगे, हड़प लेंगे। तो ऑब्वियसली सेम थिंग हैपन विद द बॉडी व्हेन इम्यून सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग। एड्स का वायरस क्या करता है? सीधा इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। तो पेशेंट की डेथ एड्स से नहीं होती, डिफरेंट टाइप ऑफ। अब उस केस में इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, तो एक मामूली जो कॉमन कोल्ड हुआ वो धीरे धीरे निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मामूली से मामूली बीमारी भी काफ़ी सीवियर स्टेज में अटैक करेगी। तो डिफरेंट तरह के सिम्टम्स क्रिएट जब होने शुरू होते हैं, बार बार होता है, ठीक नहीं होता, तब डॉक्टर को ऐसा लगता है तो डॉक्टर फिर टेस्ट के लिखता है। एंड एड्स इज कन्फर्म्ड बाय द एलिजा टेस्ट, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेसेंट ऐसे बोलते हैं इसको। फिर उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उससे ही कन्फर्म होता है। अब कन्फर्म हो गया तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट वी हैव सर्टेन मेडिसिन जिससे हम पेशेंट की लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज़ एजिडोथाइमिडाइन और भी कई तरह के एंटीवायरल हमारे पास मेडिसिन हैं। तो उससे हम पेशेंट की लाइफ को थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइफ की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। बट ये सर्टेन है कि डेथ बिल्कुल 100% सर्टेन है, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज़ अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। अब हम सेकेंड थिंग हम देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ऑब्वियसली पॉपुलेशन आज की डेट में हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना के बाद हम पॉपुलेशन के नंबर पे पॉपुलेशन के मामले में हम दूसरे नंबर पे हैं। इनफैक्ट आप ये मान सकते हैं कि हम चाइना, हमारी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज चाइना इज़ अ वेरी बिग कंट्री। उसका सरफेस एरिया हमारी कंट्री के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन में हमारी उसके पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो सरफेस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं। तो और पॉपुलेशन हमारे लिए एक बिग प्रॉब्लम है। अब पॉपुलेशन बढ़ने के कई रीजन्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न तो इलिटरेसी है, हमारी कंट्री में इलिटरेसी। और जैसे इंडिया में जैसे आज भी मैक्सिमम लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, और एग्रीकल्चर अगर साइंटिफिक तरीके से नहीं हो रही है तो एग्रीकल्चर को काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले लोगों को ये समझा जाता था चलो मेंबर जितने ज़्यादा होंगे खेतीबाड़ी में काम करेंगे, अपने खेत में काम करेंगे, बाहर से आदमी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। कि ये भी वो है, कुछ रिलीजियस बिलीव्स कुछ एरियाज़ में होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस हैं, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन जो है इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब इस पॉपुलेशन एक बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी रिसोर्सेज कम होते जाएंगे और फिर लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए आपस में स्ट्रगल होगा। डार्विन की थ्योरी है, और उस स्ट्रगल आज की डेट में आप देख रहे हैं हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले, आज से 40-45 साल पहले इतना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल नहीं था। गाँव में या इवन छोटे छोटे शहरों में लोगों के पास बड़े बड़े घर होते थे नंबर, और क्योंकि फिर उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। गांव में जो होल्डिंग मतलब खेतों के एरिया काफ़ी बड़ा था। लेकिन अब क्या हुआ, मान लो कि एक मिस्टर एक्स हैं, उनके पास मतलब 10 एकड़ ज़मीन है, उनके 2 बच्चे हुए, 5-5 एकड़ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 2 बच्चे तो चलो एक नॉर्मल है, अगर मान लो इमेजिन करो जैसे पहले 40 साल पहले की बात करते हैं, उनके 5 बच्चे हुए, तो अब जो 10 एकड़ ज़मीन थी वो 5 बच्चों में 2-2 एकड़ में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। फिर उनमें से अगर हर को फिर 5 बच्चे होते हैं तो आप इमेजिन करो एक के हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते जाते हैं, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं तो लाइफ में, सोसाइटी में डिफरेंट तरीके से स्ट्रगल होता है। अगर हमारी पॉपुलेशन कम है और हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, ऑब्वियसली हमें स्ट्रगल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लोग राजी खुशी बड़े प्यार से रहते हैं। लेकिन इंसान का असली प्यार तब सामने आता है जबकि रोटी 2 हो और खाने वाले 4 हो, तो फिर तो मारपीट होगी। अगर रोटी 2 हो और खाने वाले 2 ही हो और दोनों को एक एक रोटी से भूख मिल जाती हो तो लोग बड़े प्यार से आपस में रह लेंगे। लेकिन असली प्यार 2 भाइयों का या मतलब सोसाइटी में तब समझ में आता है जबकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज को सब कुछ चाहिए तो स्ट्रगल होगी। तो पॉपुलेशन के साथ ये सारी प्रॉब्लम है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के जो मेथड्स होते हैं दे आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, हम डिफरेंट इनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हमारे पास पहला है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब ये हुआ कि हम स्पर्म और एग सेल को मिलने नहीं देते। स्पर्म और एग सेल मिलेंगे तब तो फर्टिलाइजेशन होगी और तब तो आगे की प्रोसेस होगी।
अगर स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे नहीं, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी, जाइगोट ही नहीं बनेगा, तो फिर चाइल्ड बर्थ कहाँ से होगी और फिर पॉपुलेशन कहाँ से बढ़ेगी। तो बैरियर मेथड में हम क्या करते हैं, मेल के लिए हमारे पास कॉन्डोम एक थिन स्ट्रक्चर होती है जिसको सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले पेनिस के ऊपर हम लगाते हैं। तो ऑब्वियसली उस केसेस में क्या होता है, जो कुछ भी डिस्चार्ज होगा सीमेन का वो इसी के अंदर रहेगा और फिर वो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन वजाइना में डिपॉजिट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली स्पर्म एग सेल से नहीं मिल पाए। इसके अलावा कंडोम जो है इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोकने में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फीमेल के लिए हम इसमें सर्वाइकल कैप होते हैं, सर्वाइकल कैप यू कैन से दिस इज़ अ टाइप ऑफ फीमेल कंडोम जो सर्विक्स को कवर्ड कर देता है। हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि यहाँ पे एक नैरो ओपनिंग होती है, दिस इज़ कॉल्ड सर्विक्स और ये वजाइना है। तो अगर मान लो अगर इस एरिया को कवर कर दिया जाए किसी स्ट्रक्चर से तो स्पर्म यहाँ पर डिपॉजिट होंगे, वो यूट्रस में एंटर करके फिर फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो दिस इज़ बैरियर मेथड। इसके अलावा सेकेंड है हमारे पास हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड्स में क्या है, कुछ सर्टेन हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं जो फिर एग सेल के डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालता है। एग जो होते हैं प्रॉपर ढंग से डेवलप नहीं हो पाते और इसमें ये फीमेल के लिए होता है, दैट इज़ देयर आर ओरल पिल्स, ओरल पिल्स होते हैं, ओरल पिल्स जो एक सर्टेन इंटरवल पे फीमेल को लेना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं माला डी, और भी डिफरेंट होती हैं। रिसेंटली अब आज के डेट में एक और पिल्स यूज़ होती है बट दैट इज़ नॉन हार्मोनल, हार्मोनल मेथड में नहीं पिल्स ही है, दैट इज़ सहेली, ये नॉन हार्मोनल पिल्स है और ये भी सर्टेन इंटरवल पे लेनी होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इससे के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। फिर उसके बाद से हमारे पास हार्मोनल मेथड्स के अलावा फिर हमारे पास IUD, दैट इज़ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। IUD में क्या होता है, कॉमन एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं कॉपर टी। देखिए कॉपर टी एक स्ट्रक्चर होती है जो फीमेल जो लेडी डॉक्टर होती हैं वो वजाइना के थ्रू यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग की स्ट्रक्चर होती है ये, और इसको इंसर्ट किया जाता है, ये यहाँ पे ऐसे हो गया, जब मर्जी इसको निकलवाया जा सकता है। अब ये क्या करता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब स्पर्म यहाँ पर डिपॉजिट किए जाते हैं तो ये कॉपर आयन रिलीज़ करता है और इस कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, थोड़ी सी कमर में पेन वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम फीमेल को जनरेट होती है, बट बाद में एडजस्ट हो जाता है ये, और इसको जब मर्जी चाहे निकलवा लें। तो दिस इज़ इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये हो गया। और इसके अलावा फिर सर्जिकल मेथड है हमारे पास, सर्जिकल मेथड में मेल में होता है दैट इज़ वैसेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। देखो यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं हम, समझिए यहाँ पे जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो हमने डिस्कस किया था, ये ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से एग रिलीज हुआ, हम क्या करते हैं दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, कट करके उसमें गांठ लगा देते हैं। अब क्या हुआ, जो एग रिलीज हुआ वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, या एग यहाँ पे आ भी गया तो स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ये परमानेंट मेथड है, इसमें रिवर्सल के चांसेस नहीं होते, मिनिमम बहुत ही कम चांसेस, इसमें रिवर्सल के चांसेस नहीं है। तो मेल में फीमेल में ट्यूबेक्टोमी और मेल में वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में भी वही है जैसे हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो याद कीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आपको टेस्टिस है और टेस्टिस में स्क्रॉटल सैक में टेस्टिस है, यहाँ पे एपिडाइमिस है, और ये जो स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस, जो स्पर्म को ऊपर की तरफ कैरी करता है। वास्ट डिफरेंस को दोनों साइड से कट करके इसमें गांठ लगा देते हैं। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट जो सीमेन डिस्चार्ज किया जाएगा उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे, तो स्पर्म्स नहीं होंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का चैप्टर हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।